नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 मार्च 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एलओसी पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए 2003 में साइन हुए सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव किया गया है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ईयू के साथ रिलेशंस बेहतर करने से संबंधित आर्टिकल के बारे में। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इथियोपिया में चल रहे सिविल वार के बारे में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एलओसी पर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करने से संबंधित है। फिर से रिवाइव करने का मतलब देखो ये है, 2003 में एलओसी पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट तो साइन हुआ था, लेकिन बावजूद इसके समय समय पर आपको पता है बॉर्डर पर यानी एलओसी पर फायरिंग होती रहती है। अब उसको एक बार फिर से रिवाइव किया गया है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हैप्पीमैन जैकब के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो 2020 में 5130 बार सीज फायर का वायलेशन हुआ एलओसी पर, जान माल का भी काफ़ी नुकसान हुआ। तो दोनों देशों की सरकारों के ऊपर प्रेशर था कि सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव किया जाए ताकि बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश की जा सके। इसी बीच कुछ दिनों पहले 24-25 फरवरी के आसपास दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करने के लिए। डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, बड़ी पोस्ट होती है। तो दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ कि सीज फायर एग्रीमेंट जो 2003 में साइन हुआ था लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था, उसको फिर से फॉलो किया जाए। तो देखो ये सीज फायर एग्रीमेंट को फिर से रिवाइव करने पर सहमति तो बन गई है, लेकिन क्वेश्चंस अब ये उठ रहे हैं कि कितने समय तक अब चलेगा ये सीज फायर एग्रीमेंट, ड्यूरेबिलिटी क्या है। दूसरे नंबर पे इस सीज फायर एग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है। तीसरा, इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं बायलैटरल रिलेशंस के लिए। देखो ये जो एग्रीमेंट है ना, बाकी एग्रीमेंट्स से अलग है। कहने को तो 2018 में भी दोनों देशों की मिलिट्री के बीच सहमति बनी थी सीज फायर एग्रीमेंट को होल्ड कर रखने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं इसका। लेकिन इस बार जो सहमति बनी है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये अलग है। अलग कैसे हैं? देखो इस बार दोनों देशों के डीजीएमओ के द्वारा एक जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी की गई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस बार इस सीज फायर एग्रीमेंट के रिवाइवल की जो सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि पिछली बार जब एश्योरेंस दिया गया था दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर्स के द्वारा एक दूसरे को, तो उस समय जॉइंट स्टेटमेंट नहीं जारी की गई थी। और दूसरा देखो इस बार जॉइंट स्टेटमेंट में स्पेसिफिक डेट भी बताई गई है, 24 फरवरी की रात और 25 फरवरी की सुबह। इस समय से जो ये सीज फायर एग्रीमेंट है वो फिर से लागू होगा, तो इसलिए सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो जब 2003 में बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था ना, तब से लेके अभी तक ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है जो दोनों देशों की मिलिट्री के बीच साइन हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इंडिया पिछले कुछ महीनों में 2 फ्रंट वार की सिचुएशन झेल रहा था। एक तरफ चाइना के साथ टेंशन्स थी लद्दाख रीजन में, और पाकिस्तान के साथ तो टेंशन्स पूरा साल रहती ही हैं। अब कहने को देखो हमारे मिलिट्री लीडर्स के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी गई कि इंडिया 2 फ्रंट वार के लिए रेडी है, इवन 2.5 फ्रंट वार के लिए रेडी है। हाफ फ्रंट मतलब जो हमारे देश में इंटरनल एनमीज हैं, जैसे नक्सलिज्म है, जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है। तो कहने को तो लीडर्स ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि इंडिया 2.5 फ्रंट वार के लिए रेडी है। बट देखो चाइना के साथ जब टेंशन्स क्रिएट हुई तो वेस्टर्न बॉर्डर से कुछ ट्रूप्स को डिप्लॉय करना पड़ा चाइना बॉर्डर पर। इसी से पता लगता है कि हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। तो देश के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स को यह बात समझ में आ गई थी कि एक बॉर्डर पर टेंशन्स को डिफ्यूज करना जरूरी है।
उसी का नतीजा निकला कि अब पाकिस्तान के साथ लगते बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए ये सीज फायर एग्रीमेंट फिर से रिवाइव हुआ है। देखो, ऐसा नहीं कि इस प्रकार का एग्रीमेंट एक दो दिनों में बातचीत के बाद साइन हो जाता है। लंबे समय से बातचीत चल रही होगी दोनों देशों की मिलिट्री लीडर्स के बीच, और पॉलिटिकल लीडर्स की भी ब्लेसिंग्स हैं, तभी इस प्रकार का एग्रीमेंट साइन हो सका है। यानी कहने का मतलब ये है, बैक चैनल टॉक्स चली होंगी, पिछले दरवाजे से बातचीत चली होगी, तभी ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर देखो सीज फायर एग्रीमेंट्स की हिस्ट्री हम जाने इंडिया और पाकिस्तान के बीच, जैसा आपको पता है 1948 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद 1949 में कराची एग्रीमेंट साइन हुआ। वार खत्म होने के बाद ये फर्स्ट सीज फायर एग्रीमेंट था जो दोनों देशों के बीच साइन हुआ था। और सिग्निफिकेंट बात ये है, ये जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था ये यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में साइन हुआ था। तो इसलिए जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की थी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जो सीज फायर लाइन थी उस पर कोई फायरिंग ना हो, ये इंश्योर करना। काम किसका था? यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप का। देखो, आज जिसे आप एलओसी कहते हो ना, ये जो एलओसी है आज के समय में, इसे पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। कब तक? 1972 तक इसे सीज फायर लाइन कहा जाता था। उसके बाद इसे एलओसी कहा जाने लगा है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसे अब हम जानते हैं। इसके बाद देखो 1965 में फिर से इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और ताशकंद एग्रीमेंट साइन होता है। ताशकंद एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है 1965 वार से पहले जो सिचुएशन थी उसी सिचुएशन को फिर से रिस्टोर किया जाए। तो फिर से जो सीज फायर था वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रिवाइव हो गया था, क्योंकि वार से पहले का जो स्टेटस को था वो फिर से रिस्टोर हो गया था ताशकंद एग्रीमेंट के बाद। लेकिन देखो 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच वार हुआ तो इससे बहुत कुछ बदल गया। इससे तो एक अलग से देश का ही निर्माण हो गया जिसका नाम था बांग्लादेश। पीस तो इस्टेब्लिश हुई, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों देशों के बीच। 90,000 जो पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था उनको छोड़ दिया गया। लेकिन देखो, युद्ध से पहले का जो स्टेटस को था उसे फिर से रिस्टोर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि देखो अलग से देश का निर्माण हो चुका था, तो स्टेटस को कैसे रिस्टोर किया जा सकता था वार से पहले का? तो फिर 1972 में एक सुचेतगढ़ एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इस एग्रीमेंट में यह डिसाइड होता है कि सीज फायर लाइन को अब से कहा जाएगा एलओसी, क्योंकि स्टेटस को तो रिस्टोर किया नहीं गया था। बात यह हुई थी अब जो सिचुएशन है युद्ध के बाद की, इसी सिचुएशन को आगे से होल्ड किया जाएगा। तो सीज फायर लाइन का नाम बदल दिया गया एलओसी। इसके साथ ही जो ये ग्रुप था यूनाइटेड नेशंस का, UNMOGIP, इसका पूरा नाम क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप, इसकी प्रेजेंस भी इररिलेवेंट हो गई। इररिलेवेंट क्यों हो गई? क्योंकि देखो इस ग्रुप का तो काम यह था ना कि सीज फायर लाइन पर फायरिंग ना हो, यह इंश्योर करना। बट 1972 में के बाद तो सुचेतगढ़ एग्रीमेंट के बाद तो सीज फायर लाइन रही नहीं ना। सीज फायर लाइन का तो नाम चेंज होकर एलओसी हो गया। तो जब सीज फायर लाइन है ही नहीं तो इस ग्रुप का काम ही क्या है? समझ गए? नाम चेंज होने की वजह से इस ग्रुप की भूमिका खत्म हो गई इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने हिस्ट्री जानी सीज फायर एग्रीमेंट्स की। अब देखो इशू ये है, राइटर कहते हैं कि सीज फायर एग्रीमेंट तो फिर से रिवाइव हो गया, अच्छी बात है। बट देखो कोई भी जो एग्रीमेंट है, खास करके सीज फायर एग्रीमेंट, वो तब सफल हो सकता है जब इसके साथ साथ सीज फायर एग्रीमेंट को होल्ड करने के लिए रूल्स पर भी सहमति बनती है। अभी तक रूल्स और नॉर्म्स डिसाइड नहीं हुए हैं इस सीज फायर एग्रीमेंट को अपहोल्ड करने के लिए। तो राइटर के द्वारा सजेशन ये दिया जाता है इस सीज फायर एग्रीमेंट को गवर्न करने के लिए अब रूल्स पर सहमति बननी चाहिए दोनों देशों के डीजीएमओस के बीच। और लास्ट में एक बात देखो ये भी बोली जाती है कि सीज फायर एग्रीमेंट फिर से रिवाइव हुआ है, तो ये एक बार मौका है फिर से दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्रों में भी पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। देखो जब 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच,
तो उसके बाद बाकी क्षेत्रों में भी रिलेशंस काफ़ी इम्प्रूव हुए थे। दोनों देशों के स्पेशल एनवॉयज़ के बीच बातचीत चली थी और कश्मीर इश्यू पर सॉल्यूशन निकालने के काफ़ी नज़दीक थे दोनों देश। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान में सत्ता पलट जाती है, जिस वजह से फाइनली कश्मीर इशू पर कोई सहमति नहीं बन सकी थी। लेकिन उससे हमें एक लेसन ये मिलता है कि ये जो अच्छा इन्वायरमेंट बना है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं, छोटा सा अपॉर्चुनिटी आई है पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, इसे गंवाना नहीं चाहिए दोनों देशों को। बाकी क्षेत्रों में भी रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश करने से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, पिछले साल सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया गया और इस साल के बजट में भी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते दिखाई देती है। बट देखो, आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि इंडिया दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना बंद कर लेगा, यानी अपनी इकोनॉमी को दूसरे देशों की इकोनॉमी से पूरी तरह से आइसोलेट कर लेगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि सप्लाई चेन्स में वैल्यू एडिशन पर इंडिया फोकस करेगा, यानी हमारे देश में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की कोशिश करेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने की कोशिश करेगा और पार्टनर कंट्रीज़ के साथ जैसे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट टैरिफ को कम करने की कोशिश करेगा। ये सब चीज़ें हैं आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में। देखो, इंडिया और यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दोनों देशों, यूरोपियन यूनियन देश नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन में अभी फिलहाल $39.9 बिलियन का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, जिसे अनटैप अभी तक नहीं किया जा सका है। इंडिया की तरफ से बात करें, अपैरल यानी कपड़े, जम्स, ज्वेलरी, केमिकल्स, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, इनको एक्सपोर्ट करने का काफ़ी पोटेंशियल है। यूरोपियन यूनियन का जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस है, इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस सिस्टम में देखो, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को मौका मिलता है बिना टैरिफ के डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करने का। फॉर एग्जांपल, ईयू का जीएसपी है, तो जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को भेज सकेगा यूरोपियन यूनियन में। इस जीएसपी स्टेटस अगर इंडिया को मिला है बिना टैरिफ के, इसका फ़ायदा ये होता है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ को कि देखो, अगर उनके माल पर टैरिफ नहीं लगेगा तो उनका माल ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा ना उस देश में जिसने जीएसपी स्टेटस दिया है। ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए ने इंडिया से जीएसपी स्टेटस वापस ले लिया था, ये कहते हुए इंडिया अब लीस्ट डेवलप कंट्री नहीं रहा है, इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो इस आर्टिकल में यह कहा जाता है, यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस का टैग दिया हुआ है, इससे इंडिया को काफ़ी फायदा हुआ है। 2019 में देखो, इस जीएसपी सिस्टम के तहत इंडिया से यूरोपियन यूनियन में $19.4 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ। जो यूरोपियन यूनियन में टोटल इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका ये 37% है। अगर मान लीजिए 100 यूनिट मर्चेंडाइज इंडिया एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में, तो उसका 37% यानी 37 यूनिट एक्सपोर्ट करता है इस जीएसपी सिस्टम के तहत। बट देखो, एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? एक कंसेप्ट है प्रोडक्ट ग्रेजुएशन का। प्रोडक्ट ग्रेजुएशन का कंसेप्ट ये कहता है, देखो, जैसे यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को जीएसपी टैग दिया हुआ है, उसी प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने और बहुत सारे देशों को भी जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है। जैसे आप एग्जांपल समझिए, यूरोपियन यूनियन ने ए, बी, सी, डी, ई 5 देशों को जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है और ये पांचों के पांचों देश अपैरल यानी कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में इस जीएसपी स्टेटस का फायदा उठाते हुए। यानी जब ये 5 देश यूरोपियन यूनियन में कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर यूरोपियन यूनियन में कोई टैरिफ नहीं लगता। इतना आप समझ गए। अब देखो, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक देश से, मतलब जीएसपी स्टेटस के तहत कपड़ों का जो टोटल एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन यूनियन में, उनमें से कोई एक देश 17.5% से ज़्यादा उस प्रोडक्ट का, इस केस में एग्जाम्पल में कपड़े माने हैं, कपड़ों का एक्सपोर्ट करता है, तो फिर उस देश को
इस प्रोडक्ट के लिए, इसके एग्जाम्पल में अपैरल के लिए ये जो जीएसपी स्टेटस है वो नहीं मिलेगा। उस देश को तो जीएसपी स्टेटस पहले की तरह मिलेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मतलब है प्रोडक्ट ग्रेजुएशन का। मैं फिर से सिंपल शब्दों में बता देता हूं। मान लीजिए 5 देशों को जीएसपी स्टेटस मिला हुआ है। पांचों के पांचों देश कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को, लेकिन कोई एक देश, फॉर एग्जांपल ए देश, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो पांचों में से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और परसेंटेज 17.5% से ज़्यादा है। मान लीजिए 5 देश मिलकर 100 यूनिट कपड़े एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में, तो एक जो देश है ए देश, ये 17.5 यूनिट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन में। तो यूरोपियन यूनियन बोलेंगे कि भाई इस प्रोडक्ट में आप काफ़ी स्ट्रोंग हो, अब आपका स्टेटस तो रहेगा जीएसपी का, लेकिन इस प्रोडक्ट, जब आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तब टैरिफ लगेगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ग्रेजुएशन। तो अब राइटर ये बोलना चाहते हैं जीएसपी स्टेटस का इंडिया को फायदा तो हुआ है, लेकिन बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब प्रोडक्ट ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आ गए हैं। यानी अब उनको अगर इंडिया एक्सपोर्ट करता है तो फिर इंडिया को जीएसपी स्टेटस का फायदा नहीं मिल पाता, यूरोपियन यूनियन उस पर टैरिफ लगाता है। अब सिचुएशन ये है कि दूसरे जो देश हैं इंडिया के कॉम्पिटिटिव कंट्रीज, जैसे वियतनाम, बांग्लादेश, इनका मुकाबला इंडिया से है, खास करके टेक्सटाइल सेक्टर में। अब इन देशों ने तो किसी ना किसी प्रकार का एग्रीमेंट साइन कर लिया है यूरोपियन यूनियन के साथ। जैसे वियतनाम ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था यूरोपियन यूनियन के साथ 2019 में, और इसके बाद बांग्लादेश ने भी हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया था यूरोपियन यूनियन के साथ, एवरीथिंग बट आर्म्स इनिशिएटिव। लेकिन इंडिया का कोई एग्रीमेंट साइन है नहीं यूरोपियन यूनियन के साथ। तो इंडिया के जो ये कॉम्पिटिटर हैं वियतनाम, बांग्लादेश, ये तो देखो सस्ते कपड़े एक्सपोर्ट कर सकेंगे। मतलब जब ये कपड़े एक्सपोर्ट करेंगे यूरोपियन यूनियन में तो इनके माल पर टैरिफ नहीं लगेगा। बट चूंकि इंडिया का कोई एग्रीमेंट नहीं साइन है फ्री ट्रेड, तो फिर इंडिया जब माल एक्सपोर्ट करेगा यूरोपियन यूनियन में तो इंडिया के माल पर टैरिफ लगेगा। तो आप बताइए कौन सा माल ज़्यादा बिकेगा? इन्हीं का बिकेगा, क्योंकि हमारे टेक्सटाइल वाले माल पर तो लग रहा है ना टैरिफ, तो वो महंगा बिकेगा, कोई खरीदेगा नहीं उसे। तो आवश्यकता ये है राइटर के अनुसार, इंडिया भी 2007 से जो ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहा है, जल्द से जल्द इस एग्रीमेंट को अब अंतिम रूप दिया जाए। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट्स भी अब यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करने की आवश्यकता है। चाइना ने हाल ही में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट कंप्लीट किया यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इंडिया को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। देखो, ब्रेग्जिट के बाद अब यूरोपियन यूनियन जो है बाकी देशों के साथ अपने रिश्तों को रिकैलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया को भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों को और ज़्यादा मजबूत बनाने पर फोकस करना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इथोपिया में चल रहे सिविल वार से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हिंदू में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है ना, उसमें तो कुछ खास है नहीं, क्लियर भी नहीं होता कि कन्फ्लिक्ट क्या है, किस किस के बीच में है। लेकिन एक थिंक टैंक है CFR, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, ये यूएसए का थिंक टैंक है। इनका आर्टिकल अच्छा है, तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं कि इथोपिया में जो सिविल वार चल रहा है वो क्या है, किन किन के बीच में है। पेन ले लेते हैं हम, पेन चलता नहीं है। तो कन्फ्लिक्ट देखो, इथोपिया में एक रीजन है ये नॉर्थ में टिग्रे, जो ये रीजन है ना टिग्रे वाला, इस प्रोविंस को ऑटोनमी मिली हुई है। ऑटोनमी मतलब काफ़ी पावर्स मिली हुई हैं ताकि ये रीजन अपने आप से गवर्न कर सके। और इस रीजन में यानी टिग्रे प्रोविंस में एक ग्रुप है जिसका नाम है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, ये नाम है। अब जो ये टिग्रे कम्युनिटी के जो लोग हैं ना, इनकी पॉपुलेशन है इथोपिया में 6%। लेकिन देखो, आरोप ये लगता है ये टिग्रे कम्युनिटी के जो लोग हैं इनका काफ़ी डोमिनेशन है पूरे इथोपिया की गवर्नेंस में। 1990-91 के बाद से ही इथोपिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती, उस कोalition में ये टिग्रे लिबरेशन फ्रंट वाले लोग शामिल होते हैं। तो इथोपिया जो है इंडिया की तरह एक काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। तो बाकी जो कम्युनिटीज़ के काफ़ी लोग हैं ना, दूसरे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, वो नाराज़ रहते हैं। वो कहते हैं कि
टिग्रे कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, हम मार्जिनाइज हो गए हैं। तो बाकी कम्युनिटीज़ वाले ऐसा आरोप लगाते थे। 2018 में जो इथोपिया के प्रधानमंत्री बने ना नए, जिनका नाम है एबिय, ABIY ऐसा उनका नाम है, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो कोलिशन बना सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसमें टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट शामिल नहीं है। तो यहीं से यानी 2018 से ही कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो गई। एक प्रकार से फुल फ्लैश कन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन टेंशंस होनी स्टार्ट हो गई। जब तक ये टिग्रे कम्युनिटी का जो लिबरेशन फ्रंट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कोलिशन के रूप में था, तब तक तो ठीक था। लेकिन 2018 में जब ये कोलिशन में नहीं शामिल हुआ, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच और टिग्रे लिबरेशन फ्रंट के बीच टेंशंस क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। जब कोविड-19 आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने बोला इनको कि आप अपने एरिया में यानी इस प्रोविंस में, टिग्रे प्रोविंस में इलेक्शन मत कंडक्ट करवाइए। लेकिन ये टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट वाले माने नहीं कि नहीं हम इलेक्शन करवाएंगे। तब से फिर टेंशंस और ज़्यादा बढ़ गई। तो 2020 में नवंबर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस भेजी टिग्रे प्रोविंस में, ताकि पूरा इथोपिया को यूनिफाई किया जा सके, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था। और टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट का जो डोमिनेशन है उसे समाप्त किया जा सके। तो तब से ही यानी पिछले साल नवंबर से ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जो ये टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है ये शहरों को तो छोड़ चुके हैं, लेकिन गांव में चले गए हैं, जैसा किसी सिविल वार में होता है। गोरिल्ला वार अभी स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से हजारों जानें चली गई हैं, हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन है। और बहुत से लोग पड़ोसी देशों में चले गए हैं, जैसे बहुत से टिग्रे कम्युनिटी के लोग सूडान में चले गए हैं, काफ़ी अरिट्रिया में चले गए हैं। और देखो, एक ध्यान देने वाली बात आपको ये बताऊं, जब ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ ना, सिविल वार स्टार्ट हुआ, तो फिर अरिट्रिया ने इथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दिया। अब आपके मन में आया होगा ऐसे क्यों? ऐसा देखो इसलिए क्योंकि अरिट्रिया भी पहले इथोपिया का पार्ट हुआ करता था। 1990-91 में ही ये अलग हुआ है इथोपिया से। और जब अलग हुआ तो दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर टेंशंस क्रिएट हो गई। और जब टेंशंस क्रिएट हुई तो काफ़ी सालों तक ये टेंशंस यहाँ पर अरिट्रिया और इथोपिया के बॉर्डर पर बरकरार रही, जिसका एक रीज़न ये था टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। तो 2018 में जब एबिय प्रधानमंत्री बने ना इथोपिया के, तब अरिट्रिया और इथोपिया के बीच एग्रीमेंट साइन हो गया। अब अरिट्रिया को यूं लगता है कि इथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, और अच्छे रिलेशंस बनाने में इथोपिया के प्रधानमंत्री एबिय का भी रोल था। तो अब एबिय का दुश्मन है ये वाले टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट वाले, और इनका भी दुश्मन है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट वाले, क्योंकि इन्हीं की वजह से बॉर्डर पर टेंशंस पहले रहती थी 2018 से पहले, जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ था पीस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो दोनों का दुश्मन है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। इसीलिए अरिट्रिया जो है वो इथोपिया की सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दे रहा है टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट को हराने में। तो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट है। अब देखो, चूंकि वेस्टर्न कंट्रीज के खास करके रिपोर्टर्स तो यहाँ पे जा नहीं सकते, तो पता ही नहीं लग रहा है कि एक्चुअल सिचुएशन है क्या, कितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं। आरोप लग रहा है दोनों फ्रंट से, मतलब युद्ध में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, एट्रोसिटीज़ होती हैं, वार एट्रोसिटीज़, वो हुई हैं। तो एक्चुअल में क्या सिचुएशन है पता नहीं लग पा रहा है। तो आर्टिकल में यही बोला जाता है कि जल्द से जल्द पीस इस्टेब्लिश होनी चाहिए। और इथोपिया जो है काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के बीच ऐसा कोई भाव नहीं आना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो पावर में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। सभी लोगों को, सभी कम्युनिटी के ग्रुप्स को लगना चाहिए कि हमारा पावर में कंट्रीब्यूशन है। और अभी जैसे श्रीलंका में एक रिकॉन्सिलेटरी काउंसिल बनाई गई थी विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के बीच पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, उसी प्रकार की रिकॉन्सिलेटरी काउंसिल बनाई जा सकती है इथोपिया में भी। और कहा देखो ये भी जाता है, इथोपिया में जो इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से पूरा जो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। सूडान में तो पहले ही इंस्टेबिलिटी रहती है। इथोपिया पहले ठीक ठाक सा रीजन था, लेकिन इथोपिया में भी अब इंस्टेबिलिटी आ गई है। तो ये पूरा जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पर वोलेटाइल सिचुएशन रह सकती है, जो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए ठीक नहीं है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इथोपिया में चल रहे सिविल वार के बारे में। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।